कक्षा 11 हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी और गद्य खंड का प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये गद्य खंड का प्रथम पाठ है। ये भारतेंदु जी का चित्र है और आपको जीवन परिचय लिखना है जो कि 5 नंबर का आता है। अब 5 नंबर का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे जैसे ये बना है, और बॉक्स में क्या लिखेंगे? जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, इनकी शिक्षा और इनकी रचनाएं। 4-5 हेडिंग दे देंगे, इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, आप 4-5 हेडिंग दे दो। जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम और उनकी प्रमुख रचनाएं कहाँ हैं, ऐसे ही एक बॉक्स बना दो बस। उसके बाद आपको फिर पूरा जीवन परिचय दे जाना है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र, पूरा जीवन परिचय लिख देना है। और हाँ, लिखना है आपको एक पेज में सिर्फ 80 शब्द में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। काट काट कर लिखना है, नहीं तो आप पूरी गाथा लिखना शुरू कर दो तो सारा समय इसी में ख़त्म हो जाएगा। एक जीवन परिचय में क्या चाहिए? लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, उन्होंने पढ़ाई कैसे कैसे की, आगे चल कर के जीवन यापन के लिए उन्होंने क्या काम किया और क्या क्या रचनाएं की। बस इतना लिखना है। ये आप एक पेज में लिख दो काट काट के, इनका भारतेंदु जी का जीवन परिचय। इनकी रचनाएं बहुत हैं। देखो, नाटक, निबंध, इतिहास, यात्रा वृत्तांत, जीवनियाँ, और ये सिर्फ 35 साल जिंदा रहे और 35 साल में लगभग 70 पुस्तकें लिख कर गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्हें आधुनिक हिंदी का निर्माता कहा जाता है और इनका जीवन परिचय और इनके पहले पाठ से आपके पेपर में जरूर आएगा। तो चलिए, जीवन परिचय हो गया। अब हम प्रथम पाठ है इनका, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आपकी हिंदी के गद्य खंड का पहला पाठ है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसे कायदे से खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा पूरा पाठ। बहुत मज़ेदार पाठ है ये, बहुत बढ़िया पाठ है ये। इसे अपनी पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे सीधे प्रश्नोत्तर पर आते हैं। अभ्यास के प्रश्न देखिए, गद्यांश पर आधारित अभ्यास के प्रश्न। अब अभ्यास के प्रश्नों में क्या पूछा जाता है ये देखिए। इन गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब गद्यांश क्या है? का। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब चल नहीं सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधे रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। ये पैरा है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ से। अब इस पैरा पर आधारित 5 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और वे 5 प्रश्न इसी पैरा में छिपे हैं। अभी मैं निकालता हूं, देखो कैसे। प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तुरंत लिख दीजिए पाठ का नाम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम लिख दीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर संदर्भ पूछा जाए तब आप क्या करोगे? तो संदर्भ लिख देना। प्रस्तुत गद्य खंड या गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भारत वर्षोन्नति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी हैं। हो गया काम। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो बच्चों, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। ये देखो काले से रेखा खींची हुई है, इसे कहते हैं रेखांकित करना, इसे कहते हैं अंडरलाइन करना। ये रेखांकित है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, इसका अर्थ लिखना है। अब आप उत्तर लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या काले स्केच से, और उसके बाद आप पहले यही उतारोगे, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। अर्थात रेल की गाड़ी का मतलब रेल के डिब्बे। हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे भारत के लोग तो रेल की गाड़ी के डिब्बे हैं। जैसे बगैर इंजन के डिब्बे नहीं चलते, ऐसे हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं। बस उन्हें कोई चलाने वाला होना चाहिए तो ये क्या नहीं कर सकते। ठीक वैसे जैसे डिब्बों के आगे इंजन लगा दिया जाए तो ट्रेन की पटरी पर रेल दौड़ जाती है, ऐसे ही हिंदुस्तानी समाज के लोग हैं। इन्हें कोई एक अगुआ मिल जाए, कोई एक नेतृत्व करने वाला मिल जाए, कोई एक लीडर मिल जाए, कोई नेता हो जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको लिखना है। तीसरा, लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है। अब देखो, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, तो लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेल की गाड़ी के समान बताया है। उत्तर छिपा है, तुरंत आपने दे दिया। चौथा देखिए, का चुप साधे रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है। ये देखो, का चुप साधे रहा बलवाना, ये रामचरितमानस की लाइन है। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधे रहा बलवाना। बात उस समय की है जब सीता का हरण हो गया था
रावण उन्हें उठा ले गया था लंका। तो सारे वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से सीता जी का पता लगा रहे थे। उस समय पता ये लगा, संपाति ने बताया कि रावण सीता को लंका ले गया है समुंदर पार। समुद्र बहुत लंबा चौड़ा, सारे बंदर भालू बैठे रो रहे हैं, दुखी हैं कि समुद्र कैसे पार किया जाए। एक आदमी पार कर सकता था, उसमें हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी अपने बल को भूले रहते थे एक ऋषि के श्राप के कारण। उन्हें जब कोई बल याद दिला देता था तो उन्हें अपना बल याद आ जाता था। तो जामवंत जी ने उन्हें उनका बल याद दिलाया। क्या कहा? का चुप साध रहा बलवाना, हे बलवान तुम क्यों चुप बैठे हो। बस फिर क्या था, हनुमान जी को अपना बल याद आ गया और लंका समुद्र छलांग मार दी। अगर उस समय लंबी कूद का रिकॉर्ड रखना होता तो शायद विश्व के रिकॉर्डधारी हनुमान जी होते। लंबी कूद का सबसे लंबा रिकॉर्ड हनुमान जी का है। तो का चुप साध रहा बलवाना कथन से लेखक का क्या आशय है? लेखक का आशय है वो समाज के लोगों को जगा रहा है कि हे हिंदुस्तानी समाज के लोगों, तुम चुप क्यों बैठे हो? आज पूरा विश्व अपनी अपनी उन्नति कर रहा है और तुम चुपचाप अपने घर में बैठे हो। ये कहना चाहता है लेखक। पांचवा, लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है? लेखक ने हनुमान जी को भारतीय जनता का प्रतीक बताया है। जैसे हनुमान जी को अपना बल भूला रहता था, ऐसे भारतीय जनता भी अपना बल भूली रहती है। जब कोई उसे प्रेरित करता है तो वो कुछ भी कर सकती है। इस तरह ये पांचों प्रश्न हो गए। अब अगले पैरा को लेते हैं। पैरा खा देखिए। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय जब इनके पुरखों के पास कोई सामान नहीं था। ये पूरा पैरा पढ़ जाइए। हम प्रश्न लेते हैं सीधे सीधे। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न पहला, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तुरंत लिख डालिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतवर्षोन्नति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। दूसरा देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो रेखांकित ये है, रेखा खींची हुई है। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। काठियावाड़ी घोड़े होते हैं जो बड़े उन्नत नस्ल के होते हैं, बड़े तगड़े होते हैं, कदकाठी से बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन दौड़ते कम हैं, खड़े खड़े मिट्टी खोदते हैं। ऐसे हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे अंदर आलस से भरा है, ये लेखक कहना चाहता है। तीसरा, लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण है? लेखक के अनुसार भारतवासी इसलिए असफल हैं क्योंकि हम आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल के साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की थी? देखिए, जब जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नलियों से ताराग्रह आदि की खोज की थी, जब विज्ञान नहीं था तब भारत ने यह काम कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है? देखो, अमेरिकन, अंग्रेज, फरासी, ताजी, तुर्की सब सर पर दौड़े जाते हैं। मतलब विदेशी लोग जितने भी हैं ये सब अपनी अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं और हम भारतीय बैठे पड़े हैं। ये लेखक कहना चाहता है। अगला पैरा देखिए। ये पैरा बड़ा अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको गौर से देखिए। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, ये गा वाला, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला, और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वह लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वो चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिससे महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिससे तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इस हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। गद्यांश आपने पढ़ लिया। अब प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। आपने तुरंत लिख दिया। दूसरा देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ रेखांकित है?
सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। धर्म का मतलब कर्तव्य। हम अगर अपने कर्तव्य का ठीक ठाक पालन करेंगे, सबसे पहले आपको जितना अंडरलाइन है ये उतार देना है, अर्थात उसके बाद लिखना है अर्थात धर्म का तात्पर्य यहाँ कर्तव्य से है। सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो सबकी उन्नति निश्चित है। ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है? लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म अर्थात कर्तव्य को बताया है। चौथा, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है? देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। लेखक ने कहा है कि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इसलिए वो लोग दिन रात उन्नति करते जाते हैं। पांचवा, यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। म्यूनिसिपैलिटी मानी नगर पालिका। जब त्यौहार आता है तो नगर पालिका के लोग जगह जगह ठीक ठाक ढंग से काम करते हैं, साफ सफाई हो जाते हैं। तो यही त्यौहार ही हमारी म्यूनिसिपैलिटी रोज है। जिस तरह म्यूनिसिपैलिटी के लोग त्यौहार आने पर काम करते हैं, उसी तरह त्यौहार आने पर हम सब मिलकर अपने आस पड़ोस की साफ सफाई करें। अगर हम अपने अपने घर की साफ सफाई कर लेंगे तो पूरा गांव पूरा मोहल्ला शुद्ध हो जाएगा। इस तरह 5 प्रश्न आपने कर लिया। अब अगला पैरा देखते हैं। ये समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। अब देखिए, हमें प्रश्न को देखना है। पैरा आप पढ़ लीजिए, इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तुरंत लिख डालिए संदर्भ, जैसे मैंने बताया है। दूसरा, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो, रेखांकित यहाँ से है, बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि और व्रत सभी स्थान तीर्थ हो गए। मतलब जो हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने समाज को चलाने के लिए अच्छी अच्छी व्यवस्था बनाई थी, बाद में उन व्यवस्थाओं को भंग कर दिया गया। इतना आपको लिख देना है बस। 3 नंबर, सामाजिक धर्म किसे कहा गया है? अब देखो, सामाजिक धर्म किसे कहा गया, इसमें छांटो लाइन कहाँ है। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी गई हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके, मतलब सामाजिक धर्म है। लेखक ने सामाजिक धर्म कहा है कि जो समाज के अनुकूल बातें हैं उनको अपनाइए, इसे सामाजिक धर्म कहा गया है। चौथा, लेखक किस बात को ग्रहण करने को कहता है? लेखक कहता है जिनका धर्म शास्त्रों में विधान है उनको चलाइए, जो सामाजिक धर्म है उनको चलाइए। पहले लोग कहते थे कि अगर जहाज से सफर करोगे तो गल जाओगे, विधवा विवाह किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। लेखक इनका खंडन करता है। और 5वां, प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कहा गया है? देखो, एक तो जहाज का सफर कीजिए, विधवा विवाह कीजिए, ये सब सामाजिक कुरीतियां हैं, इनको हटाना है हमें अपने समाज से। और लड़कों को छोटेपन में ब्याह करके उनका बल बीरज आयुष्य मत घटाइए, मतलब बाल विवाह को रोकना, ये समाज का काम है। अब अगला पैरा देखते हैं, बस लास्ट पैरा यही है। और पैरा है अंग। अंग देखिए, अफसोस। अंग, हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। पूरा निचोड़ है ये एक भाषण है भारतीय हरिश्चंद्र जी का, जो उन्होंने बलिया के ददरी मेले में दिया था 1884 में। बहुत पुरानी बात है। अब देखो, प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। आपने तुरंत लिख दिया। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो रेखांकित कहाँ है? हाय अफसोस। लेखक कह रहा है कि हे भारत के लोगों, उस समय भारत हमारा परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था, समाज में चेतना नहीं थी। तो लेखक समाज को जगाता हुआ कहता है कि हे भारत के लोगों, भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे किताब पढ़ो, वैसे खेल खेलो। परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अंग्रेजी छोड़ो, अपनी हिंदी को आगे बढ़ाओ। तीसरा,
लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है? लेखक ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया है, हाय अफसोस कि तुम ऐसे हो गए कि अपने काम की भी चीज नहीं बना सकते। पहली लाइन में ही उत्तर छिपा है, छांट लो। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की भी वस्तु नहीं बना सकते। ये है उत्तर। और चौथा, लेखक ने अपने देशवासियों को किसके उन्नति पर बल दिया है? लेखक ने अपने देशवासियों को अपनी भाषा की उन्नति पर बल दिया है। पांचवा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा ना करने को कहा है? परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा लेखक ने ना करने को कहा है। उन्होंने एक जगह पर और लिखा है कि निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। कि अपनी भाषा की उन्नति करो, अपनी हिंदी की उन्नति करो। जब तक आप हिंदी नहीं जानोगे तब तक बात नहीं बनेगी। अंग्रेजी कितनी भी पढ़ लो, लेकिन जब कुत्ता पीछे पड़ेगा तो हट हट ही करना पड़ेगा। तो आज यहीं तक, अगले दिन में दूसरा पाठ लेकर आऊँगा।